क्या आपके बाथरूम में बहुत गंदी स्मेल आती है या फिर आपका बाथरूम बन रहा है या रेनोवेट हो रहा है और आप सोच रहे हो यार कुछ ऐसी गलती ना हो जाए कि मेरे बाथरूम में बाद में गंदी स्मेल आने लग जाए। बाथरूम को रिपेयर करवाने का खर्चा और ज्यादा हो जाएगा। तो आप फिक्र बिल्कुल मत करिए क्योंकि इस वीडियो में मैं सारे वो पॉइंट्स कवर करने वाला हूं जिनका आपको ध्यान रखना है, क्या क्या गलतियां हो सकती है, उनको कैसे ठीक करना है ताकि बनने के बाद आपके बाथरूम में किसी भी तरह की स्मेल ना रहे। और अगर आपका बाथरूम बन गया है तो आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है ताकि आपको पता चल सके कि स्मेल आ कहां से रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जो एक इंटीरियर डिजाइनिंग और आर्किटेक्ट चैनल है। तो अगर आपको अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना है, फिर नहीं भी करवाना है, सिर्फ किसी से सलाह मशवरा करना है, तो आप नीचे लिंक में क्लिक कर सकते हैं। आपकी बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी और वो आपको पूरी तरह गाइड कर देंगे कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो ये वो कुछ एक पॉइंट्स है जिनको हम बात करने वाले हैं और इसी फ्लो में हम आगे बढ़ेंगे। और हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे, मतलब हम ये मान के चलेंगे कि आपका बाथरूम नहीं बना है, बिल्कुल शुरू से शुरू हो रहा है, तो वहां से मैं सारे पॉइंट उठाऊंगा। आपके बाथरूम की कोई भी स्टेज हो, आप वहां से जान सको कि इसके बाद मुझे क्या ध्यान रखना है। तो हम शुरू करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे पाइपिंग की, यानी पाइपिंग कैसे डाली जाए नीचे की। उसके बाद हम आएंगे सही ड्रेनेज चैनल, यानी पाइप में पानी जाएगा तो किस चैनल के थ्रू जाना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि इन पाइप्स को आपस में ज्वाइन कैसे किया जाता है, वहां क्या गलतियां हो सकती हैं। फिर हम बात करेंगे कि बाथरूम का फ्लोर बाकी घर के लेवल के मुकाबले थोड़ा नीचे होता है, तो उसको फिल करवाने का सही तरीका क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि सही टाइल कौन सी है। फिर हम बात करेंगे कि स्लोप कितना मेंटेन किया जाए, उसको कैसे चेक किया जाए। उसके बाद हम बात करेंगे वॉश बेसिन और टॉयलेट के सही ड्रेनेज की, यानी वहां से पानी ठीक से नीचे जा सके। फिर हम बात करेंगे टॉयलेट सीट ठीक से फिट कैसे की जाती है ताकि वहां से कोई भी स्मेल की लीकेज ना हो। और लास्ट में हम बात करने वाले हैं वेंटिलेशन की, कि अगर कोई स्मेल आ भी जाती है तो बाहर जल्दी से कैसे निकले। और इसके बाद है आप सबके लिए बोनस पॉइंट। मैं बिल्कुल बेसिक और सबसे पहले पॉइंट से शुरू करता हूं। आपके शॉवर हो, वॉश बेसिन हो या WC हो, वहां से जो भी पानी निकलेगा वो ड्रेनेज में जाएगा। अब जो पानी निकलता है उनको दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक होता है ग्रे वाटर और एक होता है ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर वो जिसके अंदर आपका मल मूत्र होता है, यानी आपके WC से वो निकलता है और सबसे ज्यादा गंदा होता है। और ग्रे वाटर वो जो आपके वॉश बेसिन या वेट एरिया यानी आपके शॉवर से निकलता है, जो गंदा तो होता है लेकिन उतना गंदा नहीं होता। तो आपके बाथरूम से ये दो तरह के पानी निकलते हैं। अब जो यहाँ गलतियां हो जाती हैं वो ये, नीचे एक पाइप डाला जाता है, उसमें अक्सर शॉवर, वॉश बेसिन और सीट तीनों को एक ही पाइप में कनेक्ट करके वहां से बाहर निकाल दिया जाता है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। असल में आपको ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर के लिए पाइपिंग अलग रखनी है, यानी नीचे दो पाइप डलेंगी। एक पाइप आपके शॉवर एरिया और वॉश बेसिन का गंदा पानी बाहर ले जाएगा और दूसरा पाइप सिर्फ और सिर्फ आपकी WC के लिए डलेगा, जो सारा पानी बाहर ले जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो WC का जो ब्लैक वाटर है वो आपके ग्रे वाटर यानी वॉश बेसिन और शॉवर के एरिया के पानी के साथ मिक्स हो जाता है और वहां से सारी स्मेल ऊपर आने लगती है। और वो पानी इतना गंदा होता है कि आप शॉवर एरिया, वॉश बेसिन एरिया में किसी भी तरह का ट्रैप लगा लो, जो हम आगे बताने वाले आपको, वो भी उस बदबू को नहीं रोक पाते। तो जरूरी है कि बाथरूम से बाहर पानी निकालने के लिए आप हमेशा दो पाइप का यूज करें। एक पाइप हो गया सिर्फ आपके WC के लिए और एक पाइप हो गया आपके वॉश बेसिन और शॉवर दोनों एरिया के पानी को बाहर निकालने के लिए। अब चलते हैं अगले बिंदु पर। एक बार नीचे पाइप बिछ गए, उसका अगला स्टेप होगा कि पाइप की शुरुआत में इस तरह के ट्रैप लगेंगे। ये वही ट्रैप है जिनके अंदर पानी जाता है और इन्हीं के थ्रू उन पाइपों में जाता है पानी, यानी ये ट्रैप की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। अगर आपके पाइप में स्मेल है भी, वैसे होगी भी क्योंकि अंदर गंदा पानी तो है, वो स्मेल वापस बाथरूम में ना आ जाए, ये इंश्योर करते हैं सही ट्रैप। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका शॉवर एरिया है वहां पर आपको इस तरह का नैनी ट्रैप लगवाना है। भले इसको लिख कर रख लो, इसका नाम है नैनी ट्रैप। इस ट्रैप की खास बात ये होती है कि इसमें हमेशा थोड़ा सा पानी भरा रहता है, जिस वजह से पीछे जो भी स्मेल है वो वापस आपके बाथरूम में एंटर नहीं कर पाती। इसी वजह से नैनी ट्रैप लगवाया तो आपके बाथरूम सेफ रहेगा। और आपने सिंपल कोई ट्रैप लगवा लिया तो वहां से स्मेल वापस आपके बाथरूम में आ सकती है। लेकिन जब आप नैनी ट्रैप भी लगवाएंगे, उसको लगाने का भी एक सही तरीका है। और हो सकता है अगर आपके बाथरूम में अभी स्मेल आ रही है तो आप ये वाला तरीका चेक भी कर लेना आपके बाथरूम में है या नहीं है। वो ये
कि ये जो नैनी ट्रैप है हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर लगता है। यानी ये आपका पाइप हो गया और यहां जब नैनी ट्रैप लगेगा तो बिल्कुल फ्लैट रहना चाहिए, हल्का से भी ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। उसका लॉजिक ये है कि जब ये 90 डिग्री पर लगा रहता है तो हमेशा इसमें एक लेवल तक पानी भरा रहता है, जहां तक भरे रहना जरूरी है। इससे अगर नीचे गया तो आपकी स्मेल वापस अंदर बाथरूम में आ जाएगी। तो जब भी आपका लेबर ये लगा रहा हो, मेक श्योर उससे कह दो ये बिल्कुल फ्लैट लगना चाहिए, ये थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और एक बार ये लग गया या आपका बाथरूम पूरा रेडी, अभी भी स्मेल आती है, तो एक बार इस नैनी ट्रैप को चेक कर लो, जाली हटाओ, अंदर देखो, इसमें आपको एक छेद दिखेगा। मैं एनिमेशन के माध्यम से आपको समझाने का ट्राई करता हूं। उस छेद से अगर पानी का लेवल नीचे है या फिर ऑल टुगेदर आपके नैनी ट्रैप में पानी ही नहीं है, मतलब आपका नैनी ट्रैप ठीक से नहीं लगा है, वहां से स्मेल वापस आएगी। अगर पानी उस लेवल पर है, लेकिन अगर उसके अंदर पानी भरा हुआ है और उस लेवल से ऊपर है, तो आपका नैनी ट्रैप ठीक है, वो स्मेल को ब्लॉक कर पाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु ये है कि जब नैनी ट्रैप और पाइप अटैच हो गया, पाइप में बीच में जॉइंट आएंगे, वहां पर एक ग्लू लगानी होती है ताकि वहां से कोई भी लीकेज ना हो सके और पाइप वहां से मूव ना कर सके। और वो ग्लू दो कलर की आ सकती है, येलो या इस तरह की ट्रांसपेरेंट कह लो या ग्रे कह लो इसको। आपको नीचे जो जितने भी पाइप लगे हैं वहां हमेशा इस तरह का व्हाइटिश ग्लू आती है, उसका यूज करना है। कई बार ये गलतियां हो जाती हैं कि ऊपर जितने भी पाइप होते हैं जो व्हाइट कलर के होते हैं, जो टैप वगैरह के पीछे लगते हैं, उनके अंदर येलो ग्लू यूज होता है। कई बार प्लम्बर गलती से या फिर जाने अनजाने में नीचे के जो ग्रे पाइप है वहां भी ये येलो ग्लू यूज कर लेते हैं। येलो ग्लू उनके लिए नहीं बनी है। एक टाइम बाद वहां से पानी रिसने लगता है, आप में लीकेज होने लगती है और पूरे फ्लोर में गंदा पानी फैल जाता है, जिस वजह से आपके बाथरूम में स्मेल बनी रहती है, हल्की हल्की स्मेल बनी रहती है। तो आपको यह इंश्योर करना है कि जब आपका लेबर ये नैनी ट्रैप को पाइप से अटैच करे, पाइप को किसी बेंड से अटैच करे, फिर दो पाइप को आपस में अटैच करे, जो नीचे ड्रेनेज के पाइप है वहां हमेशा इस तरह का व्हाइट ग्लू या ग्रे ग्लू यूज होगा। चलो, अब आपके सारे पाइप, सारे ट्रैप आपस में अटैच हो गए हैं। अगला स्टेप आता है संकन को फिल करने का। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। आपके पूरे के पूरा घर में जो फ्लोरिंग होगी, बाथरूम की फ्लोरिंग हमेशा उससे नीचे होती है। मैं एक एनिमेशन के माध्यम से आपको समझाने का ट्राई करता हूं। ये जो निचलापन है ये देना जरूरी है ताकि सारे पाइप नीचे आ सके और आपके फ्लोर का लेवल भी सेम रह सके। अब जब एक बार पाइप लग गए तो इसके अंदर खंगर या मलबा डालकर इसके ऊपर फ्लोरिंग, आप टाइल लगवाओ, मार्बल लगवाओ, लगवाया जाता है। यहां गलती ये हो जाती है कि नीचे हमने खंगर या मलबा यूज करके पूरा का पूरा एरिया फिल करवा दिया, उसके ऊपर सीधे टाइल या मार्बल लगा दिया गया। ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि टाइल या मार्बल के नीचे पानी जाने का रिस्क हमेशा बना रहता है। अगर वहां पानी गया और नीचे मलबा या खंगर हुआ, वहां पानी इकट्ठा होता चला जाएगा और वहां से निकलेगा नहीं, क्योंकि ये सब पानी को ट्रैप कर लेते हैं। इस वजह से आपके बाथरूम में हमेशा हल्का सा मॉइस्चर बना रहेगा, हल्की स्मेल आती रहेगी। तो सही तरीका यह है कि वो जो संकन है, पहले नीचे खंगर डलवाओ, या मलबा तो मत डलवाना, खंगर ही डलवाओ। उसके बाद उसके ऊपर आपको करनी है पीसीसी। जिनको नहीं पता पीसीसी क्या होता है, सिंपल भाषा में कंक्रीट की 1.5-2 इंच मोटी एक लेयर बिछा दी जाती है। उसके ऊपर फिर आप टाइल लगवाओ, मार्बल लगवाओ, जो लगवाना है लगवाओ। एक बार आपने पीसीसी कर दिया ऊपर, एक तो टाइल या मार्बल लगवाने में थोड़ी आसानी भी होगी, साथ ही में ये पक्का हो जाएगा कि ऊपर से अगर पानी नीचे रिसता भी है, नीचे आपके मलबा या खंगर में वो ना जाए, ताकि वो ट्रैप ना हो जाए नीचे। चलिए, अब आपकी पीसीसी भी हो चुकी है। अब अगला स्टेप आएगा टाइल या मार्बल जो भी आप लगवा रहे हो वो लगवाने का। आप मार्बल लगवा रहे हो तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप टाइल लगवा रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है, बाथरूम के फ्लोर पर कभी भी आपको सेरेमिक टाइल, ये लिख लो, ये नहीं लगवानी है। सेरेमिक टाइल एक तरह की कच्ची टाइल्स होती हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेकार होती है, मजबूत नहीं होती, ठीक ठाक मजबूत होती है, लेकिन उनमें एक समस्या होती है कि वो पानी को पीती हैं। इस वजह से एक तो उनका कलर भी जल्दी फेड अवे हो जाएगा, साथ ही में आपके बाथरूम में हल्का सा एक मॉइस्चर बना रहेगा और हल्की स्मेल हमेशा बनी रहेगी। इसलिए फ्लोरिंग पर वह सबसे अच्छा रहेगा आप विट्रीफाइड टाइल लगवाओ। विट्रीफाइड टाइल बहुत मजबूत होती है और पानी को पीती नहीं है, इस वजह से सारा का सारी पानी बह के आपके ड्रेन में जा सकता है और आपकी टाइल किसी भी तरह के पानी को होल्ड नहीं करेगी। लेकिन विट्रीफाइड टाइल की एक समस्या है, उनमें आपको इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर आप चाहते हो आपके बाथरूम में इस तरह के डिजाइन हो, तो आप विट्रीफाइड में नहीं जा सकते। सेरेमिक जहां पे ये डिजाइन मिल सकते हैं वहां जाने से मैंने मना कर दिया। तो आपको ऐसे केस में लेनी है पोर्सोलिन टाइल्स, ये नाम भले ही लिख लो आप।
उसमें आपको इस तरह की कमाल के डिजाइन मिल जाएंगे और सेरेमिक के मुकाबले वो ज्यादा मजबूत होती है और पानी भी बहुत कम पीती है। यानी फ्लोरिंग के लिए टाइल में मैं आपको दो ही ऑप्शन दे रहा हूं, या तो लगाओ विट्रीफाई टाइल जो ज्यादा अच्छी चॉइस है, और अगर आपको डिजाइन चाहिए कॉम्प्लिकेटेड तो आप पोर्सलिन टाइल लगवा सकते हो, लेकिन सेरेमिक में आपको कभी नहीं जाना। और जब भी ये टाइल लेने आप मार्केट में जाओ, इनको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका, सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि टाइल को पलट कर देखो। पीछे अगर आपको इस तरह का व्हाइटिश ग्रेश कलर मिल रहा है, यानी वो विट्रीफाइड टाइल है, लेकिन अगर वो पीछे से इस तरह से रेडिश ऑरेंजिश शेड दे रहा है तो वो सेरेमिक टाइल है जो आपको नहीं लेनी है। चलिए, अब आपने अपने बाथरूम की फ्लोरिंग भी सिलेक्ट कर ली, अब वो लगनी शुरू होगी। यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है सही स्लोप मेंटेन करना, ताकि गंदा पानी जो भी गिरे वो फटाफट से ड्रेनेज में जा सके। सही स्लोप क्या है वो मैं आपको पहले टेक्निकली बता देता हूं, फिर एक लेमैन की भाषा में वो चेक कैसे किया जाए वो बताता हूं। सही स्लोप मेंटेन करना है वेट एरिया में, उसके लिए जो रेशियो होता है 50:1, यानी हर 50 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर आपको अपनी फ्लोरिंग 1 mm नीचे कर देनी है, एक स्लांट सा बन जाएगा। तो आपको कैलकुलेट ऐसे करना है, मान लो आपका वेट एरिया यानी जहां आप नहाने वाले हो वो 6 फीट लंबा है, 6 फीट में लगभग 1800 mm होते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन आप मोटा मोटा मान लो 1800 mm होते हैं। अब मैंने कहा हर 50 mm पर 1 mm टाइल नीचे हो जानी चाहिए, यानी 1800 डिवाइड किया 50 से, आंसर आया 36। यानी अगर 6 फुट का स्पैन है, इधर से इधर तक जो टाइल है वो 36 mm नीचे हो जानी चाहिए। ये एक सही तरीका है कैलकुलेट करने का कि आपका पानी ठीक से बहुत स्पीड से ड्रेन में जा सके। ये तो मैंने टेक्निकल बता दिया, अगर आप थोड़े से टेक्निकल है तो आप चेक कर लोगे, लेकिन अगर आप टेक्निकल नहीं है, एक लेमैन की भाषा में समझाऊं तो एक बार फ्लोरिंग लग गई तो मार्केट से थोड़े मार्बल ले आओ, हिंदी में कंचे कहते हैं उनको, वो एक जगह आराम से प्लेस कर दो, ऐसा नहीं कि उछालना है, प्लेस कर दो, वो अपने आप रोल होकर ड्रेन में चले जाने चाहिए। ये एक बहुत रूडिमेंट्री लेकिन काफी इफेक्टिव तरीका है चेक करने का कि ड्रेन सही दिया गया है या नहीं दिया गया है। सही स्लोप रहे इसके लिए एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, इससे पहले वाले पॉइंट मैंने आपको टाइल के बारे में समझाया था, उसमें एक चीज और जोड़ लो, आपको हमेशा बाथरूम के फ्लोर के लिए 2x2 की टाइल लेनी है, यानी 2 फीट की टाइल लेनी है। इससे अगर आप बड़ी टाइल में जाते हो 2x4, 4x6 में जाते हो, तो आपका लेबर या कॉन्ट्रैक्टर जितना ट्राई कर ले वो सही स्लोप मेंटेन नहीं कर पाएगा। इसलिए फ्लोर के लिए हमेशा 2x2 की टाइल चुने ताकि स्लोप ठीक से मेंटेन हो। और इन साइज में एक फायदा ये भी होता है कि इनमें बेंड बीच में बहुत कम आते हैं, बड़ी टाइल्स में बेंड आने की समस्या होती है। बेंड से होता यह है कि जब आप दो टाइल को अटैच करेंगे और बीच में बेंड है तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती है, जिस वजह से वहां से पानी नीचे जा सकता है। इसलिए बाथरूम फ्लोर के लिए आप हमेशा 2x2 की साइज की टाइल्स ही लें। चलो, अब आपकी फ्लोरिंग लग के बढ़ तैयार है, अब फिटिंग लगने की बारी आएगी। फिटिंग में शॉवर एरिया की जहां तक बात करी जाए तो वहां पर कौन सा ट्रैप लगना है वो मैंने पहले कवर कर दिया, बाकी वहां कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हम आते हैं वॉश बेसिन की तरफ। वॉश बेसिन में नीचे की तरफ आपको इस तरह का फ्लेक्सिबल पाइप तो कभी नहीं लेना है, इससे स्मेल वापस बाथरूम में आएगी, और अगर नहीं भी आई तो कोई मोटा कचरा अंदर गया वो इसको ब्लॉक कर देगा और बहुत गंदी स्मेल इससे फिर आने लगती है। इसलिए आपको वॉश बेसिन के नीचे इस तरह का बॉटल ट्रैप लेना है। ये आपकी स्मेल को तो आने से रोकता ही है, साथ ही में कोई मोटा कचरा आ गया, छोटा मोटा कचरा आ गया, उसको भी ये रोक लेता है और पाइप को ब्लॉक नहीं होने देता। तो ये तो हो गया वॉश बेसिन। अब आओ अपने WC पर। WC जब भी पाइप के साथ अटैच करी जाए, आप एक चीज चेक कर लेना, क्या वहां पर इस तरह की गैस किट लग रही है या नहीं। इस नाम को नोट कर लो, गैस किट। एक तरह की बेसिकली सिलिकॉन की रबर टाइप होता है, वो आपके पाइप और सीट जहां उसको अटैच करना होता है उसके बीच में लगा दी जाती है और फिर स्क्रू कस दिए जाते हैं। होता यह है कि आपकी पाइप और सीट कभी भी साथ में ठीक से बैठती नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। गैस किट आपने लगा दी तो वो बिल्कुल सील हो जाएंगी, वहां से भी स्मेल आने की समस्या बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो जब भी आपका लेबर कर रहा हो, मेक श्योर कि वो गैस किट वहां जरूर यूज कर रहा है। चलिए, अब आपकी बाथरूम की सारी फिटिंग भी लग के रेडी है। इसके बाद बात करते हैं आपके वेंटिलेशन की, यानी एग्जॉस्ट वगैरह कितना आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए, उसके बारे में। यहां पर लोगों को दो कंफ्यूजन होती है। सबसे पहले सही प्लेसमेंट क्या है, कहां पर एग्जॉस्ट आना चाहिए, और दूसरा ये कि एग्जॉस्ट आए तो किस साइज का आना चाहिए। मैं दोनों को कवर करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन की। आप समझो इसमें क्रॉस वेंटिलेशन का कॉन्सेप्ट। क्रॉस वेंटिलेशन तब होता है किसी भी एरिया में जब एक तरफ से हवा एंटर कर सके और दूसरी तरफ से वो निकल सके। इसलिए आपको अपने बाथरूम का लेआउट या उसकी जो फॉल सीलिंग डिसाइड कर रहे हो, ऐसे करनी है, आप जिस भी तरफ विंडो ले रहे हो उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर आपको लेना है एग्जॉस्ट। मैं आपको एनिमेशन के माध्यम से समझाता हूं। मान लो इस तरफ आपकी विंडो है
आपने अगर एग्जॉस्ट यहां लगा दिया, यानी बिल्कुल उसके ऊपर, तो हवा विंडो से एंटर करके यहीं से एग्जिट कर जाएगी। ऐसे में बाथरूम की स्मेल तो निकलेगी, लेकिन बहुत स्लो निकलेगी। आपको करना यह है कि इस तरफ अगर विंडो है तो आपको एग्जॉस्ट इस तरफ लगाना है, ताकि हवा यहां से एंटर करे और यहां से एग्जिट कर सके और बीच में वो बाथरूम की सारी स्मेल को अपने साथ ले जा सके। चलो, आप अब पोजीशन तो डिसाइड कर लोगे। अब बारी आती है ये सोचने की कि एग्जॉस्ट किस साइज का होना चाहिए। उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा चार्ट आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूं, जो आपको बता देगा कि अगर आपके बाथरूम का स्क्वायर फीट इतना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको कितना बड़ा एग्जॉस्ट लेना चाहिए। यहां पर आप चाहो तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो, अब आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि आपका एग्जॉस्ट कितना बड़ा होने वाला है। अब इसमें आप दो तरह के एग्जॉस्ट ले सकते हो, या तो आप सीलिंग एग्जॉस्ट लोगे जो आपकी फॉल सीलिंग में लगता है, या फिर आप नॉर्मल एग्जॉस्ट लोगे जो आपके विंडो या दीवार के अंदर लगता है। विंडो या दीवार के अंदर एग्जॉस्ट लगता है तो वो तो सिंपल है लगाना, उसमें तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप सीलिंग में एग्जॉस्ट लगाने वाले हैं तो उसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, वो ये, सीलिंग में जो भी एग्जॉस्ट लगता है उसके बाद एक सिल्वर कलर का इस तरह का पाइप होता है जो सारी हवा को बाहर ले जाता है। यहां पर आपको मेक श्योर करना है कि पोजीशन एग्जॉस्ट की ऐसी हो, ये जो पाइप है इसमें 2 बेंड से ज्यादा नहीं आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पाइप को बिल्कुल ऐसे आड़ा टेढ़ा सांप की तरह करके बाहर निकाल रहे हैं। ऐसे में हवा के बाहर एग्जिट करने की स्पीड बहुत कम हो जाती है और बहुत सारे रेजिडुअल जो आपकी बाथरूम से निकलते हैं वो इस पाइप में चिपकते चले जाते हैं और एट द एंड इसी पाइप से स्मेल वापस आने लगती है। तो इस पाइप में 2 बेंड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और इसी के साथ हमारा एग्जॉस्ट या क्रॉस वेंटिलेशन का पॉइंट भी होता है खत्म। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो के अंतिम में भी पहुंच गए हैं और हमने सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं, वो जो आपके बाथरूम में स्मेल लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके बाद मैं आपको एक बोनस पॉइंट दे देता हूं। अभी तक मैंने जो पॉइंट आपको बताए वो सारे ऐसे थे जो आपके बाथरूम को रेनोवेट करते समय या फिर रिपेयर करते समय या शुरू से बनवाते हुए आपको पता होने चाहिए। अब आपके लिए एक एक्स्ट्रा टिप है, मार्केट में आपको इस तरह की एरोमा स्टिक्स मिल जाती हैं, बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली होती है और बहुत अच्छी स्मेल देती हैं, और सबसे अच्छी बात है बहुत धीरे धीरे और मंद मंद स्मेल पूरे बाथरूम में फैला देती है। तो आपको ऐसा भी नहीं लगेगा भाई कितनी ज्यादा स्मेल हो गई। ये आप अपने बाथरूम में रख लीजिए, स्टिक्स को अंदर डाल दीजिए, Amazon वगैरह कहीं भी आसानी से मिल जाएगा और आपके पूरे बाथरूम में एक फ्रेश सी स्मेल हमेशा बिखरी रहेगी। तो चलिए, इसी के साथ हमने सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं। अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं कि बाथरूम में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है ताकि आपके बाथरूम में किसी भी तरह की गंदी स्मेल ना आ सके। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लस समझ भी आई होगी। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी सजेशन है तो आप प्लीज नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं और हमारी टीम 20 to 30 मिनट्स में वहां पर उसका रिप्लाई पक्का कर देगी। और अगर आपको अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना है या फिर नहीं भी करवाना है, सिर्फ किसी इंटीरियर डिजाइनर से कोई सजेशन लेना है, तो भी आप नीचे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। आपकी बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।